आ रही है क्या? यस सर। यस सर। चलो फिर शुरू करें। इसमें आज है बेटा हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है कोलिजन। ठीक है, कोलिजन से भी लगभग एक क्वेश्चन तुम्हारा अराइज होता है। तो कोलिजन क्या है? कोलिजन एक इवेंट है, जिसका प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं, जिसमें दो बॉडी, टू और मोर बॉडीज जो है वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्शन का मतलब क्या होगा? एक दूसरे को स्ट्राइक करेंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कोलिजन बोलते हैं। कोलिजन के केस में दो लॉज सबसे मेन आते हैं। पहला है बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो हमें मोस्ट कॉमनली हर तरह की सिचुएशन के लिए लगाना पड़ेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसका कहना क्या है कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू बेटा फाइनल मोमेंटम के रहता है किसी एक सिस्टम के लिए। और सेकंड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इन दोनों के बेसिस पर क्या बनेगा वो सारा हम डिस्कशन करेंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कहना है कि इनिशियल एनर्जी जो ऑब्जेक्ट की होगी वो ऑलवेज फाइनल एनर्जी के बराबर होगी। वो काइनेटिक भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ काइनेटिक का जिक्र ज्यादा आता है, तो इसलिए। ठीक है, अब कोलिजन्स जो है वो हम डिपेंड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। तो डायरेक्शन बेसिस पर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला तरीका का जो है बेटा वो है 1D, जिसको हम बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। ठीक है, यानी दो बॉडीज हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ हेड ऑन हेड स्ट्राइक की, और इसके बाद का जो इवेंट होगा। सेकंड कोलिजन जो है वो है 2 डायमेंशन कोलिजन, जिसको हम बोलते हैं ओब्लिक कोलिजन। ठीक है, तो इस तरह के कोलिजन्स की बारे में बात होगी। नेक्स्ट हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पर। काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पर जो सबसे पहला आता है वो है इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन वो है जिसके अंदर ये काइनेटिक एनर्जी का जो लॉ है वो ओबे होगा। ठीक है, यानी मोमेंटम तो लगेगा लगेगा, साथ में ये भी। उसके बाद सेकंड तरह का है जिसको बोलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन, जिसके अंदर मोमेंटम का लॉ तो ओबे होता है, पर ये डू नॉट ओबे काइनेटिक एनर्जी का लॉ जो है, ठीक है, वो इसको ओबे नहीं करेगा। और थर्ड हमारे पास है जो परफेक्टली ही इन इलास्टिक है। तो परफेक्टली इन इलास्टिक के केस में लॉस ऑफ एनर्जी जो होता है वो होगा ही होगा। ठीक है, और लॉस ऑफ एनर्जी जो होगा वो इस केस में मैक्सिमम होता है एज कंपेयर टू इन इलास्टिक और इलास्टिक है। इलास्टिक में तो कोई लॉस है नहीं, पर इसमें लॉस ये है। इसमें हमारे पास एक फैक्टर आता है जिसको बोलते हैं बेटा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, इस कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को जरा ध्यान से समझ लेना। इसको बोलते हैं बेटा ई। ये रेशियो होता है वेलोसिटीज आफ्टर इम्पैक्ट, यानी जो कोलिजन हुआ है वो, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी बिफोर इम्पैक्ट। ठीक है, तो अगर मान लो वो u1 v1 से आ रहे थे, उसके बाद कोलिजन के बाद v1 v2 हो चुकी है, तो e जो है वो क्या होगा? मॉडुलस ऑफ v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2 के। मॉडुलस है तो टर्म को आगे पीछे आप कर सकते हो, उसमें ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जो e की वैल्यू है वो बेटा 1 होती है, किसके लिए? इलास्टिक कोलिजन के लिए। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन के लिए इसकी वैल्यू 1 रहेगी। ई की वैल्यू लाई करती है 0 से 1 के लिए। ठीक है, और इसकी वैल्यू 0 होती है किसके लिए? ये अगर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हो तो। ठीक है, और ई की वैल्यू लाई करते बेटा 0 से 1 के बीच के लिए, जिसमें कोलिजन हमारा कैसा है? इन इलास्टिक है। तो इन इलास्टिक कोलिजन के लिए वैल्यू ये रहेगी। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन थर्ड कंडीशन के हिसाब से वेरी करता है। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं हेड ऑन कोलिजन को। हेड ऑन कोलिजन, या फिर हम कहें कि ये कोलिजन जो है वो 1 डायमेंशन का है। ठीक है, चलो ध्यान से देखना, कई फॉर्मूलों के आपको शॉर्टकट भी लिखवा देंगे। लेट अस सपोज जैसे हमारे पास पहला ऑब्जेक्ट है मास m1, सेकंड है बेटा मास m2 का। ये अप्रोच कर रहा था इसको u1 से, ये चल रहा था स्पीड u2 से, जहां u1 की वैल्यू u2 से ज्यादा थी। कोलिजन हुआ दोनों ऑब्जेक्ट्स का, और उसके बाद a और b जो हैं वो दोनों सेपरेट हुए। ये मास m1 है, ये मास m2 है, इसकी वेलोसिटी v1 होगी और इसकी वेलोसिटी v2 है। तो यहाँ v2 की वैल्यू v1 से ज्यादा हो चुकी है। तो यहाँ अगर हम मोमेंटम को देखें तो क्योंकि ये सिंगल डायरेक्शन में चल रहा है, तो क्या होगा? m1 v1 प्लस m1 u1 m2 u2, ये इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ठीक है, उसके बाद सेकंड अगर हम देखें, काइनेटिक एनर्जी जो है वो इस केस में ओबे नहीं होती। ठीक है, डू नॉट ओबे। तो उसको फिर हम आगे देखेंगे कि लॉस कितना होगा, वो आगे डिस्कशन किया जाएगा। अभी हम इन इलास्टिक कोलिजन पढ़ रहे हैं।
इलास्टिक जब पढ़ेंगे तो इलास्टिक की कंडीशनें देखेंगे, ये यहाँ ओबे नहीं होती। इसमें वेलोसिटी अगर निकालनी हो हमें किसी एक कंडीशन के लिए, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला इससे बनता है, अगर वैसे फॉर्मूला करो या कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के टर्म में करोगे तो वैसे तो फॉर्मूला बनेगा ये m1 माइनस ई m2, या डायरेक्ट करें ये हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 माइनस m2 इंटू ई, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है ये हो जाएगा u1 माइनस u2 के, डिवाइडेड बाय नीचे आएगा बेटा m1 प्लस m2 के। अब अगर आपको सेकंड की वेलोसिटी निकालनी है सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए, तो बस आपको एक चेंज करना है, क्या, जहां m1 है वहां m2 कर दो, बस ये चेंज पड़ेगा और कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ m1 u1 ही आ जाएगा प्लस m2 u2 ये सेम आएगा, बस यहाँ हमें ई m1 कर देना है, बाकी सेम रहना है, ये हो जाएगा u2 माइनस u1। तो इसमें चेंज है वो वेलोसिटीज के हिसाब से आप आराम से रख सकते हो, ये m1 प्लस m2 हो जाएगा। ठीक है, अगर ध्यान रखना बेटा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन अगर हो और इलास्टिक कोलिजन में ई की वैल्यू अगर 1 हो, तो वहां m1 और m2 अगर दोनों मासेस सेम हो, तो ध्यान रखना बेटा कि जो पहले की फाइनल वेलोसिटी है वो दूसरे ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी थी, वेलोसिटीज गेट एक्सचेंज। ठीक है, इसी तरह जो v2 था वो पहले v1 था, u1 था, तो ये ध्यान रखना कि अगर मासेस सेम है तो वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मासेस अलग अलग हो, डिफरेंट हो, सिनेरियो में क्या होगा, तो यहाँ एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर m1 इज वेरी वेरी मोर देन m2, तो इलास्टिक कोलिजन के केस में v1 तो है वो तो u1 के बराबर ही होता है, लेकिन जो v2 है वो ट्वाइस ऑफ u1 के बराबर होगा। ठीक है, इससे भी हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, तो अलग अलग केसेस में ये है। इसमें एक फार्मूला आता है लॉस ऑफ एनर्जी का, ये फार्मूला याद रखना, कई बार आपसे डायरेक्ट लॉस ऑफ एनर्जी पूछा जाता है, इसको हम डेल्टा के से दिखाएंगे। फार्मूला है बेटा इसका m1 m2 डिवाइडेड बाय 2 m1 प्लस m2, ये ब्रैकेट आएगी, और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस ई का स्क्वायर, ये हो जाएगा u1 माइनस u2 और इसका कंप्लीट का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की मदद से आप डायरेक्टली जो लॉस होता है एनर्जी का कोलिजन्स के केस में, वो लॉस आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर दोगे, इससे डायरेक्टली वो वैल्यू आ जाती है। ठीक है, इसमें ओब्लिक कोलिजन जो है उसका एक सिंपल सा एग्जांपल है। ओब्लिक कोलिजन अगर हमारा एक फिक्स सरफेस के ऊपर हो, ठीक है 2 सेकंड रुकना, ओब्लिक कोलिजन अगर हमारा फिक्स सरफेस के ऊपर हो, ओब्लिक कोलिजन भी कई तरह के होते हैं, तो इसमें सिंपल वाला देखते हैं पहले, फिर कॉम्प्लेक्स देखेंगे। ओब्लिक कोलिजन में अगर हमारे पास मान लो एक m1 ऑब्जेक्ट है, ठीक है, m1 ऑब्जेक्ट है लेकिन उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, इनिशियली अल्फा था, उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्ट m2 था, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये थी और इसका जो एंगल था बेटा वो बीटा था, डायरेक्शन जो था मान लो अल्फा 2 था, अल्फा 1 अल्फा 2। उसके बाद जब कोलिजन हुआ दोनों ऑब्जेक्ट्स का, कोलिजन्स के बाद दोनों की डायरेक्शन जो है वो चेंज होगी, ये v1 है, इसका जो एंगल है वो बीटा है 1 है, और सेकंड ऑब्जेक्ट का कितना है v2 है, अगर ये बीटा 2 है तो इसकी वेलोसिटी निकालने का डायरेक्ट फार्मूला है, यहाँ हमारे पास लीनियर हॉरिजॉन्टल आपको मोमेंटम देखना पड़ेगा और सेकंड आपको वर्टिकल मोमेंटम देखना, तो कंपोनेंट बनेंगे, थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखोगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में कैसे, जैसे पहले के लिए m1 u1 कोस अल्फा है, तो दूसरे के लिए बात करोगे तो m2 u2 और ये कोस अल्फा 2 हो जाएगा, इसी तरह दोनों के कंपोनेंट बनाने हैं। ठीक है, तो ये कंपैरिजन इसमें चलता है। इसमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का डायरेक्ट फार्मूला है बेटा v2 कोस बीटा 2 माइनस v1 कोस बीटा 1, तो वैल्यू आपको रखनी है और इसमें कुछ भी नहीं, u1 कोस अल्फा 1 माइनस u2 कोस अल्फा 2 है, तो ये फार्मूला लगा के आप डायरेक्ट इसमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकाल सकते हो, तो इससे हमारी इन दोनों की वैल्यू सोल्व होगी। ठीक है, तो एक चीज का ध्यान रखना बेटा कि इसमें थोड़ा सा कंजर्वेशन मोमेंटम लॉ जो है वो अच्छे से ओबे होता है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है, और इजिली वो रिएक्शंस में और इनमें काम करता है। ठीक है, अब थोड़ा सा डिस्कशन सेंटर ऑफ मास का आज कर देते हैं, सेंटर ऑफ मास सिर्फ हमें टच करके जाना है, कल इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिर दोनों के कंबाइंड न्यूमेरिकल देखते हैं। आज आपकी क्लास है क्या मैथ्स की 3:30 बजे? यस चलो सर। कोई नहीं, फिर एडजस्ट कर देंगे उसको। सेंटर ऑफ मास क्या है, सेंटर ऑफ मास बेटा एक पॉइंट है, इट इज द पॉइंट
ऑन एन ऑब्जेक्ट, और वो पेपर हो गया सारा जो दिया था फुल सिलेबस वाला। चलो कर रहे हैं, धीरे धीरे करोगे हैं। करने वाले नहीं है। उसका सॉल्यूशन कब डालना है फिर? वेयर, चलो सॉल्यूशन डाल देंगे, उसको कर लेना बेटा अच्छे से। प्रैक्टिस का टाइम है, थोड़ा सा टाइम दो कि कम से कम 10 पेपर निपटाओ टाइम से, ताकि वो कर सको। ठीक है ना? वेयर होल मास इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। जैसे हम खड़े होते हैं तो हमारा सारा मास जो है वो कहाँ कंसंट्रेट होगा? हमारे पैरों के साथ। ठीक है, बैठते हैं तो डिफरेंट जगह। तो जब हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करते हैं तो ये सेंटर ऑफ मास शिफ्ट करता है, रोटेट करेगा तो भी करेगा। तो यहाँ सेंटर ऑफ मास अगर हमारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल सिस्टम है, ठीक है, तो n नंबर ऑफ पार्टिकल सिस्टम के लिए जो सेंटर ऑफ मास है उसकी लोकेशन निकालने का बेटा फार्मूला है सेंटर ऑफ मास का, ये आ जाएगा m1 r1। नेक्स्ट में m2, अगर वेक्टर में है तो r2, इसी तरह m3 है तो उसके साथ जो डिस्टेंस आएगा r3, और इसी तरह अगर हमारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है एंड डिस्टेंस है ये, डिवाइडेड बाय इसका टोटल मास। ठीक है, तो इस फार्मूले से हम उसका पोजीशन निकाल सकते हैं। तो अलग अलग फार्मूले हैं, अलग अलग के हिसाब से ही निकाला जाएगा। तो इसमें सेंटर ऑफ मास में एक चीज ध्यान रखना बेटा, ये तो था तब जब हमारे पास n पार्टिकल सिस्टम थे, हमने पार्टिकल्स को ऐड किया था। ठीक है, ऐड करने का मतलब एक एक को छोटे छोटे तिनका जोड़ने से जो बड़ा है पार्टिकल वो, अगर इसमें रिमूव की कंडीशन हो, जैसे मान लो एक स्क्वायर था, एक स्क्वायर में से मैंने एक स्क्वायर पीस को रिमूव कर दिया, वो भी करेंगे न्यूमेरिकल, तो स्क्वायर में स्क्वायर पीस रिमूव करने से क्या होगा? तो रिमूव के केस में ध्यान रखना बेटा, एक फार्मूले में हल्का सा चेंज है, उसमें आ जाएगा mx माइनस जो मास हमने रिमूव किया है x डैश जो उसका पोजीशन है, डिवाइडेड बाय नीचे m माइनस m आ जाएगा। तो जो प्लस का साइन आ रहा था रिमूवल के केस में वो साइन माइनस का आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज इसकी ध्यान रखता है, ये थोड़ी सी कंडीशन ये है। इसमें जो मास है वो फिजिकली कई बार वहां नहीं होता, लेकिन उसका सेंटर ऑफ मास वहां होता है। जैसे कई बार एक स्फीयर में से एक स्फीयर काट दिया तो जो उसकी लोकेशन आती है वो ऑब्जेक्ट से बाहर भी आ सकते हैं सेंटर ऑफ मास की। तो ये जरूरी नहीं कि वो इनसाइड में ही हो, बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है। अलग अलग पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट में चलेगा। और रेगुलर अगर डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर हमारे पास रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो लगभग इसकी लोकेशन जो है सेंटर ऑफ मास की वो सेंटर में होती है। ठीक है, जैसे एक स्क्वायर है, स्क्वायर के कहाँ होगी वो? डायगोनल का जो इंटरसेक्शन होगा। ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के सेंट्रोइड यानी जो मीडियन का इंटरसेक्शन होता है उस लोकेशन पे लाई करेगा। ठीक है, स्फीयर है तो स्फीयर के सेंटर पे होगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में। अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो उस कंडीशन हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके केस में मान लो कोई आपसे वेलोसिटी पूछ ले, तो इसमें सिर्फ आपको एक चेंज करना है बेटा, पार्टिकल्स की वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो ये छोटा मोटा नॉर्मल चेंजेस हैं जो इसको हम अलग अलग ऑब्जेक्ट की कंडीशन के हिसाब से रख सकते हैं। तो ये लगभग इसमें है। इसमें एक इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम आपको पहले भी मैंने बता दी थी, उसके भी आपको न्यूमेरिकल इसमें मिलेंगे जो मैं आज डालूंगा इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम में। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कहती है कि ऑब्जेक्ट के लगा हुआ पर बेटा इम्पल्स वो किसके बराबर होता है? चेंज इन मोमेंटम के। क्योंकि दोनों के फार्मूले सेम है तो हम दोनों को कंपेयर भी कर सकते हैं। इम्पल्स का फार्मूला एक तो था बेटा फोर्स इनटू टाइम, सेकंड इसको m इंटू डेल्टा वी भी लिख सकते हैं। तो दोनों फार्मूले दोनों के सेम है, दोनों का कंपैरिजन जो है वो इसमें चलता रहता है। चलो एक के दो क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि सेंटर ऑफ मास अलग अलग पॉइंट पे कहाँ लाई करता है। ठीक है, चलो जैसे हमारे पास कहा गया बेटा कि एक स्केयर है, एक स्केयर के ऊपर हमने क्या कर रखा है, कुछ मासेस को रीअरेंज किया है, जैसे ये है। ठीक है, इसके ऊपर 4 मास रख रखे हैं मैंने, चारों मासेस की लोकेशन है, पहला है 1 kg का, दूसरा भी है 1 kg का, तीसरा है बेटा 2 kg, और फोर्थ ऑब्जेक्ट जो है वो भी 2 kg का है। ठीक है, इनके जो साइड है वो 12 सेंटीमीटर है, ये साइड, बाकी सारी साइड स्क्वायर है तो 12 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, अब जब भी ध्यान रखना बेटा आपको काम करना हो सेंटर ऑफ मास के लिए तो आपको कोऑर्डिनेट्स जनरेट करने पड़ते हैं। कोऑर्डिनेट्स कैसे? कि आप जिस रेफरेंस पॉइंट पे खड़े हो उस रेफरेंस पॉइंट को मान लो ओरिजिन, ये हो गया। इसके बाद इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? x की लोकेशन तो 12 हो जाएगी और y की कितनी है? 0, क्योंकि ये पॉइंट किस पे है? x एक्सिस पे है। उसके बाद ये पॉइंट कितना होगा? अब ये साइड भी 12 ही है, इसका मतलब इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे? x का तो 0 लेकिन y का कितना हो जाएगा? 12।
इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सी पॉइंट के, ये डिस्टेंस भी 12 है, ये डिस्टेंस भी 12 है, तो ये कितना हो बेटा 12 12 हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको किसी भी सिस्टम के अंदर काम करना हो सेंटर ऑफ मास के लिए, तो आपको कोऑर्डिनेट्स जनरेट करने पड़ते हैं। वहां अपनी एक ओरिजिन एक्सिस है, वो जनरेट करनी पड़ेगी, और उस ओरिजिन एक्सिस के हिसाब से आपको नया सेंटर ऑफ मास हमेशा मिलेगा। अब इसके लिए अगर मैं एक्स में लोकेशन निकालना चाहूँ तो फॉर्मूला क्या है, m1 मास कितना बेटा 1, कोऑर्डिनेट कितना है 0 है एक्स का सिर्फ। इसी तरह नेक्स्ट मास है 1, कोऑर्डिनेट कितना है 12 है। नेक्स्ट के लिए बात करोगे 2, कोऑर्डिनेट कितना एक्स का 0, और नेक्स्ट मास के लिए 2, मास कितना है 12 है, डिवाइडेड बाय टोटल मास कर दो 1 + 1 + 2 + 2, तो एक्स में लोकेशन कितनी आई, ये हो गई 12 + 24 डिवाइडेड बाय नीचे हो गया बेटा 4 + 2 6 हो गया, ये हो गए 36 डिवाइडेड बाय 6, यानी लोकेशन कितनी है 6 सेंटीमीटर है। सिमिलरली बेटा आपको y के लिए निकालनी है, ठीक है ना। तो जब भी कोई ऐसा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो आप इजीली उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। चलो एक छोटा सा और देखो न्यूमेरिकल जो इसी के ऊपर है। अगर मैं कहूं कि हमारे पास जो रिमूवल था मास रिमूवल का, उसके देखो अगर मेरे पास एक डिस्क थी, ठीक है, डिस्क को मैंने रख रखा है इस तरह से कि ये इसके ऊपर इजीली प्लेसमेंट है, इसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पे लाई कर रहा है। अब इसमें से क्या करेंगे, इसमें से हम एक पोर्शन जो है वो रिमूव किया जाएगा। लेट अस सपोज हमने इसको रिमूव किया इस एंड से, ठीक है, इसका पूरे रिंग का रेडियस जो है वो बेटा आर है, जो पहले रिंग थी इसका रेडियस। अब जो रिंग हमने रिमूव की है उसका डायमीटर जो था वो अपना उस रिंग के रेडियस के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ जो इसकी रेडियस है मान लो r है, जिसकी वैल्यू हम r/2 लिख सकते हैं। r/ असल में क्या है 2 हो जाएगा इस रिंग का रेडियस अपना, ठीक है। चलो अब देखते हैं सबसे पहले इस कंसिडरेशन में आप कैसे काम करोगे। तो जो आपके पास ओरिजिनली डिस्क थी, उस डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो ओरिजिन पे होगा। तो उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू हमारे पास है 0 0, ठीक है। मास उस डिस्क का मान लो हमें m दे रखा है, तो उस डिस्क की लोकेशन हमें पता चल गई। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन में, हमने जो डिस्क रिमूव की है ये सेक्शन हमने इसमें से रिमूव कर रखा है, तो रिमूव के केस में मास में चेंज कितना होगा, मास चेंज। अगर हम एक शेप को दूसरी शेप में कन्वर्ट करते हैं तो वॉल्यूम सेम रहता है, डेंसिटी भी सेम रहती है, डेंसिटी तो उसकी सेम ही रहेगी, तो मास में चेंज कैसे निकालोगे, हम क्या करेंगे इस डिस्क के लिए मास पर यूनिट एरिया लेंगे, तो मास पर यूनिट एरिया इसका हो जाएगा मास इनटू में जो उसका एरिया था। अब नई डिस्क जो है उसका एरिया कितना है, नई डिस्क का एरिया जो है वो पाई, रेडियस हमने कर दी इसकी r/2, तो कितना आएगा अभी सोल्व करके, समझ गए ना ये कैसे किया। मैंने सबसे पहले उसका मास डेंसिटी निकाली, उसके बाद जितने के लिए रिक्वायर्ड था उस रिक्वायर्ड एरिया का मैंने निकाल लिया, तो ये मास रिमूव्ड का है, रिमूव्ड पोर्शन का, वो बचा हुआ लेफ्ट फिर माइनस करके वो निकाल सकते हैं। कितना आएगा भैया, पाई से पाई कैंसिल, आर से आर भी कैंसिल हो जाएगा, m/4 आ जाएगा, ठीक है। अब ये रिमूव्ड मास आ गया। अब आपको एक्स में सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो कितना करोगे, मास उसका 0 है। नेक्स्ट ये रिमूव किया है तो m/4। अब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट का x एक्सिस में डिस्टेंस कितना बेटा r/2 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे m - m/4, क्योंकि रिमूव किया है तो रिमूव के केस में ध्यान रखना माइनस का साइन आएगा। इसको सोल्व कर लो, ये हो जाएगा mr डिवाइडेड बाय 8, नीचे सोल्व करोगे तो 3m आ गया 4। हाँ बोलो, कोई डाउट है, कैंसिल हो गए, ये कट जाएगा 2 पे, तो ये आ जाएगा r/6 के। इस तरह से हमने इसकी वैल्यू पता करी, माइनस में आएगी तो ये वैल्यू इसकी माइनस में आएगी, ठीक है। सिमिलरली आप y एक्सिस के लिए काम कर सकते हो, तो y के लिए दोनों के दोनों 0 आएंगे, तो इसलिए m - m/4 भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं ही 0, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है ना, कर लोगे। इस तरह के रिमूव्ड के क्वेश्चन आते हैं, इजीली वो हो सकते हैं, कोई भी ऐसी दिक्कत की बात इसमें नहीं है, ठीक है। अभी क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी डिस्कस करना रह रहा अपना, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कल की क्लास में होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब इसी के ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, करके देखो, फिर आप आगे काम करेंगे। लेट अस सपोज बेटा हमें दिया गया है एक स्क्वायर लेमिना,
लेमिना का मतलब समझते हो भी, एक प्लेन शीट होगी जो स्क्वायर शेप में है। इस स्क्वायर को हमने इस तरह से लिया है, ठीक है। जो स्क्वायर का सेंटर है वो बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करता है अपने ओरिजिन से, 0 0 पे है। उसके अंदर हमने एक पोर्शन को रिमूव कर दिया। ये वाला पोर्शन जो है हमने नीचे का हिस्सा इसमें से रिमूव कर रखा है। ये जो मैंने हाईलाइट किया है इसको हमने इसमें से रिमूव किया है, मतलब एक स्क्वायर में से एक स्क्वायर हिस्सा हमने निकाल लिया, रिमूव कर लिया। अगर इसका पूरी साइड जो है वो ए है स्क्वायर की, सेम है बिल्कुल, कोई चेंज नहीं है, तो आपको इसके केस में मास है इसका m स्क्वायर का, आपको इसमें न्यू सेंटर ऑफ मास की लोकेशन बतानी है, क्या होगी करके देखो फिर करते हैं। आपको सबसे पहले इसका सेंटर निकालना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट। चलो पहले तो ये कोऑर्डिनेट बताओ कि इस रिमूव्ड पोर्शन का सेंटर कहाँ होगा। सर प्रियंका मैडम, हाँ भी कितना आया सेंटर पॉइंट बोलो, क्योंकि इसके बिना तो आगे काम ही नहीं हो सकता। यही असल चीज है, ये आ गई तो सारा काम हो जाएगा। देखो ये पूरी साइड तो हमारी हो जाएगी बेटा a/2, ठीक है। ये साइड भी हो जाएगी a/2, तो ये तो इसका हाफ होगा। इसका मतलब इसकी लोकेशन क्या होगी, a/4 प्लस का प्लस की माइनस प्लस। लेकिन y में ध्यान रखना बेटा, इसका सेंटर ऑफ मास जो पॉइंट होगा रिमूव्ड पार्ट का सेंटर ऑफ मास जो है वो x एक्सिस में तो आएगा प्लस का, लेकिन y एक्सिस में किसका आएगा, नीचे है ना, माइनस का आएगा, ठीक है। और डिस्क का जो स्क्वायर लेमिना था उसका आपको पता ही है 0 0 पे है। मास कितना चेंज होगा, मास कितना आएगा, m/4 सीधी सी बात है, 4 टुकड़े थे, एक टुकड़ा आपने काट लिया तो एक टुकड़े का 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मास तो m है और दूसरे का मास m/4 है। चलो करो फटाफट फार्मूला लगाओ, सेंटर ऑफ मास x में निकालना है और सेम यही सेंटर ऑफ मास y में निकालना है। रिमूव्ड है, ध्यान रखना माइनस का साइन आएगा, a/12 a/12 माइनस का कि प्लस का, x एक्सिस में प्लस का, y नहीं एक्सिस में गलत है माइनस का। गलत है गलत है गलत है, x एक्सिस में माइनस का आएगा, y एक्सिस में प्लस का आएगा। करके देखो दोबारा, माइनस का ही आ रहा है, सही है। ये 4 आ गया, माइनस का a/12 आ जाएगा। y में देखो प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, y में करो, y में प्लस का आएगा सर। y में प्लस का आएगा, ठीक है, क्योंकि y में ऑलरेडी ये तो 0 है, लेकिन ये माइनस m/4 के साथ माइनस a/4 आ गया, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली पता ही है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारा a/12 अब की बार प्लस का आएगा। तो लोकेशन पता चल गई कितनी है, माइनस a/12 है और a/12 है। कर लोगे, इस तरह से रिमूव्ड पार्ट को हमें करना है, ठीक है। ये इसी तरह से टैकल होगा। चलो एक और करते हैं, उसके बाद फिर आप आगे बढ़ेंगे। इसमें अगर बेटा हमारे पास हो गया सबका, कर लोगे, फिर बोल जाओ। चलो एक और क्वेश्चन देखो। इसमें हमारे पास क्वेश्चन है बेटा कि एक इस तरह की सिचुएशन है, यहाँ हमारे पास वाटर फील्ड है, ठीक है, ये वाटर फील्ड है। ये एक लकड़ी का टुकड़ा है जो इसके ऊपर तैर रहा है फिलहाल। इस टुकड़े की लंबाई जो है टोटल 10 सेंटीमीटर है। इसके बाद यहाँ से डिस्टेंस जो इसका है ओरिजिन अगर मान लें तो ये डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है,
इसके एक एंड पे एक पर्सन खड़ा है, इस पर्सन का जो मास है वो बॉय है, उसका मास है 50 केजी। ठीक है, समझना, ये सिचुएशन तो मैं बना के दे रहा हूँ। और वुडन प्लैंक जो है, जो मास ऑफ वुड रख रखा है मैंने, इसका खुद का मास है बेटा 100 केजी। ठीक है, तो इसका खुद का मास दे रखा है 100 केजी। अब क्या है कि पर्सन जो है वो बॉय 6 मीटर इधर की तरफ मूव करता है। तो इसके केस में हाउ फार द बॉय फ्रॉम द शोर इज नाउ, तो इसके केस में बताना है हाउ फार इज बॉय नाउ फ्रॉम द शोर। ठीक है, ये कितना आएगा वो वैल्यू हमें बतानी है कि शोर से इसका डिस्टेंस कितना है। चलो मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। जब ये बॉय आगे की तरफ बढ़ेगा तो सेंटर ऑफ मास बैलेंस होगा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास जो है वो जैसे ही आगे बढ़ता है तो वो शिफ्ट होगा, तो शिफ्ट कितना होगा वो हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लो कि ये 6 सेंटीमीटर आगे की तरफ आ रहा है, तो इसकी शुरुआत में जो लोकेशन थी सेंटर ऑफ मास की वो एक्स थी। ठीक है, स्टार्टिंग में एक्स थी, अब जितना शिफ्ट होगा उस हिसाब से उसको शिफ्ट कर देंगे। तो स्टार्टिंग सेंटर ऑफ मास कितना आएगा, एम 6 है। ठीक है, एम की वैल्यू हम टोटल रखते हैं 100, लेंग्थ की थी डिस्टेंस एक्स, प्लस बॉय का मास बेटा 50, और ये टोटल डिस्टेंस जो है वो 30 प्लस 10 है। ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे हमारे पास टोटल मास 100 प्लस 50 हो जाएगा। आ गया। इसी तरह से नया सेंटर ऑफ मास क्या होगा, नया सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस में बात करेंगे, वाई में करने की जरूरत ही नहीं है। तो मान लो कि उसका सेंटर ऑफ मास बेटा एक्स से बदल के एक्स डैश हो चुका है। ठीक है, और ये एक्स डैश ही है जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है, जिस हिसाब से सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा, जितना शिफ्ट होगा उतना वो ब्लैंक शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है 100 प्लस ये प्लस 50, तो टोटल डिस्टेंस इसका था 40, पहले 6 ये मूव कर गया आगे की तरफ तो ये डिस्टेंस कम हो गया, प्लस में जितना सेंटर ऑफ मास की तरफ शिफ्ट होगा वो एक्स डैश है, डिवाइडेड बाय टोटल भी, नीचे टोटल अपना 150 है। ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास इसके केस में शिफ्ट हुआ है लेकिन है तो ओरिजिनल कंडीशन पे, तो इन दोनों को बराबर रखो अब। ठीक है, इन दोनों को बराबर रखे, इक्वल रखे, आपको एक्स डैश की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ये तो कैंसिल ही हो जाएंगे। तो एक्स डैश की वैल्यू बताओ इससे कितनी आएगी। ठीक है, करो ट्राई, फिर आगे करते हैं। कितना आया भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना, ये कट जाएंगे। 100x से 100x कट 2 जाएगा, 2 आ जाएगी। ये एक्स डैश की वैल्यू कितनी आएगी, 2 मीटर आ जाएगी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये 2 मीटर क्या है, ये शिफ्टिंग है। तो हमारे पास पहले डिस्टेंस था 40, 6 माइनस पीछे मूव किया क्योंकि उसकी तरफ वो आगे बढ़ा है, प्लस जितना शिफ्ट होगा वो हम ऐड कर देंगे, तो टोटल डिस्टेंस उसका कितना आएगा, ये आएगा 36 मीटर। तो बॉय का अब डिस्टेंस कितना है, 36 मीटर है, क्योंकि जब ये 6 वापस आया तो प्लैंक इस तरफ मूव किया। ठीक है, तो इस तरफ वो मूव किया 2 मीटर, गया था 6 मीटर, तो ओरिजिनल जो डिस्टेंस उसका हो जाए वो कितना बचा, 2 मीटर बचा है। कर लोगे, इस तरह से हमें इस न्यूमेरिकल्स के लिए काम करना है। अब एक दो क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे का काम आज का इसी पे समाप्त करेंगे आप। चलो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास एज शोन इन द फिगर है, तो इसके केस में बताना है कि नया सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। करो ट्राई, सीधा आपको डिस्टेंस भी दे रखा है और मास भी दे रखे हैं, पूरे सिस्टम का निकालना है। सीधा ये एक्स में 0 हो गया, कितना आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा, क्योंकि पहले के केस में 0 है, दूसरे में ए है। बेटा ये माइक ऑफ कर लो, एम ए आ गया। अगले केस में एक्स में 0 ही है, डिवाइडेड बाय टोटल मास 3m हो गया, कैंसिल हो गए a/3। इसी तरह नेक्स्ट में करोगे तो a/3 आ जाएगा। ठीक है, तो पहले का आंसर हमारा ये है। सेकंड में क्या दे रखा है, सेंटर मास ऑफ 3 पार्टिकल जो है वो टेकन एज ओरिजिन 0 0 पे था। द पोजीशन ऑफ फोर्थ मास 4 kg हम रखें सच दैट सेंटर ऑफ मास जो है वो फोर्थ पार्टिकल लाई करता है इस पे। ठीक है,
इज अल्फा, तो वो अल्फा इंटू ये है, तो हमें अल्फा जो कांस्टेंट, तो वैल्यू ऑफ अल्फा बताने। तो इस केस में क्या है, जो हमारा नया पार्टिकल है उसकी वजह से सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास जो उस पार्टिकल का है वो ये है, और नया जो सेंटर ऑफ मास स्टेब्लिश हुआ वो ये है, तो हमें अल्फा की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब देखो यहाँ हम क्या करेंगे, नया सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। पुराने वाले सारे जितने भी मास थे तीनों के तीनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ था, ओरिजिन पे था, प्लस नया मास हमने जोड़ा है, तो उस मास का मास कितना है, उस मास का मास है 4 kg, ठीक है। और उसकी लोकेशन जो है वो अल्फा आई प्लस 2j प्लस 3k है, डिवाइडेड बाय बेटा सबका मास आएगा, तो सबका मास कितना था 1 2 3 और 4, टोटल कितना हुआ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 4 3 7 10 दोनों और 1 10, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास है कितनी, इसकी वैल्यू है 1 2 3, यानी आई प्लस 2j प्लस 3k। वेक्टर में किया है कि अगर दो वेक्टर इक्वल हैं तो आई कंपोनेंट का आई कंपोनेंट के बराबर होगा, तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि 4 अल्फा डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 1 के हुआ, तो अल्फा कितना आया भाई 10/4, यानी कितना 5/2 आ गया, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद है बेटा एक 5 kg मास है कनेक्टेड टू ए 10 kg मास ऑफ ए मासलेस रोड है, 5 वाले का ये है, 10k वाले का ये है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने हैं, तो 5 5 जा 25 और 10 4 जा 20, तो 25 40 डिवाइडेड बाय हम कर देंगे 15 से, तो कितना आएगा भैया 65 डिवाइडेड बाय 15, तो 13/3 आता है, ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो लगभग इजी सा है, कोई लंबा चौड़ा चक्कर नहीं। अगले के लिए बोलो, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ द फॉलोइंग, तो इसके लिए हमें कैलकुलेट करना है। अब इसमें ये सिग्मा दे रखी है, सिग्मा क्या होता है, असल में उस ऑब्जेक्ट का मास ही है, ठीक है। तो उसको मास की तरह ट्रीट करके आप काम कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। हमें इसके ए दे रखा है, तो मान लो ये एम है बेटा, ठीक है, ये 2m है और ये 3m है। लोकेशन क्या क्या होगी, अगर इसका सेंटर ऑफ मास निकालना पड़े तो कहाँ होगा, अगर ये पूरी साइड ए है, ये साइड टू ए है, तो कितने पे हो जाएगा, हाफ में ए पे। इसका कितना होगा, ये साइड हमें दे रखी है कितनी, ये साइड हमें 2a और 2a दे रखी है, तो टोटल होगी बेटा 4a के, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2a, तो ये तो होगा ही होगा, प्लस इसका हाफ 3 हो गया, तो 3a और ऊपर से आ जाएगा a/2, ठीक है, a/2 नहीं a, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। और तीसरे की कितनी आएगी 3a a3 आ जाएगी, ठीक है। तो वैल्यू रख के आप इजीली सोल्व कर लोगे, इजी सा काम है इसमें। नेक्स्ट पढ़ो, सॉलिड कोन है जिसकी हाइट दे रखी है, तो कोन के केस में सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है वो निकालते हैं। तो कोन के केस में ध्यान रखना बेटा, कोन का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो उसके हाइट के 1/4 होता है, ठीक है ना, ये रेडियस और उसके हिसाब से निकलता है। तो हाइट का 1/4 किस में दे रखा है, टोटल हाइट 20 है, डिवाइडेड बाय 4 कर दो तो 5 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक लीनियर डेंसिटी दे रखी है जिसकी वैल्यू ये है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एट ए डिस्टेंस ऑफ वन एंड टू द के कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसके केस में सीधा सा फार्मूला है, अगर आपको सेंटर ऑफ मास निकालना होता है तो क्या फार्मूला यूज करते हैं आप, सेंटर ऑफ मास के केस में हम फार्मूला जो यूज करते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो होता है m इंटू में जो भी उसका मास वेरिएशन चल रहा है डिवाइडेड बाय उसके मास, ठीक है। तो इसका मास जो है पोजीशन x है, सॉरी x इंटू डी एम आएगा, तो ये x इंटू के एक्स स्क्र हो जाएगा क्योंकि ये हमें दे रखा था, डिवाइडेड बाय नीचे जो आएगा वो के एक्स का स्क्र हो जाएगा। तो दोनों के इंटीग्रेशन करके आपको डिवाइड करने, ऊपर तो क्या आ गया के एक्स क्यूब आ चुका है, ठीक है। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन कितना होगा एक्स की पावर 4/4 के, और इसमें केस में ये हो जाएगा एक्स की क्यूब डिवाइडेड बाय 3 के। तो यहाँ एक एक्स से एक्स कट जाएगा और एक्स की जगह एल भी रख सकते हैं आप, क्योंकि हमें लेंथ के लिए काम करना है। तो कितना आंसर आया 3l/4 आ जाएगा, तो ये ऑप्शन आना है, ठीक है। हाँ भाई, स्फीयर का रेडियस अगर ये है तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम बेस कितनी होगी, याद रखा है, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, कितना होगा भाई। तो इसमें एक जरा आपको याद हो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एक एक्सरसाइज है बेटा, ठीक है, वो मिनिमम रेडियस मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम, वो याद है ना, मैथ वालों को तो याद हो गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की एक्सरसाइज आती है तुम्हारे
उससे कई क्वेश्चंस उठते हैं, तो इसके लिखते रहना। जैसे सॉलिड स्फीयर के केस में जिस पॉइंट पे हमारा मैक्सिमम वॉल्यूम होता है वो लोकेशन बेटा 3r/8 होती है, ठीक है। तो r की वैल्यू कितने दे रखी है आपको, 24 दे रखी है। ये कुछ एक शेप के आपको याद करने पड़ेंगे। तो यहाँ हमने दो बता दिए हैं, एक तो बता दिया है ये कोन के लिए, ठीक है। दूसरा ये स्फीयर के लिए मैं लिख देता हूँ, स्फीयर के लिए ये होता है 3r/8, ठीक है। ये याद रखना, वे उसी एक्सरसाइज से निकले हैं। कितना आएगा, 8 3 जा 24, तो 3 3 जा कितना हो गया, 9 सेंटीमीटर हो गया। तो इस तरह से आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में लोकेशन पता करके वैल्यू निकाल सकते हो। चलो अगला करो। दो पार्टिकल थे बेटा, इनिशियली रेस्ट में थे, ठीक है। मूव टुवर्ड्स ईच अदर अंडर द एक्सेलरेशन ऑफ इंटरनल अट्रैक्शन, देयर स्पीड इज v and 2v। द पार्टिकल्स ऑफ सेंटर मास ऑफ द सिस्टम विल बी कितना होगा। तो इसके केस में क्या होगा कि सेंटर ऑफ मास जो पहले था वही अभी रहना है, क्योंकि इसके केस में जो फोर्स लगी है वो कैसी लगी है, इंटरनल अट्रैक्शन लगी है। हमने कोई बाहर से फोर्स नहीं लगाया। तो जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती तब तक सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होता। इसका मतलब उसके मास कितना होगा, 0 होगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो इनिशियली रेस्ट में थे तो वो रेस्ट में ही रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ो 10th। क्या दिया है 10th में, इसमें हमारे पास दो बॉडीज हैं, पहले का 15 kg, दूसरा है 5 kg, कनेक्टेड टू द एंड्स ऑफ द मास लेस कोड अलाउड टू मूव एज शोन इन द फिगर। द पुली इज मासलेस फ्रिक्शनलेस, कोई फ्रिक्शन नहीं है, हमने एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालनी है, ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन का फार्मूला जो हमारा है वो क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1a1 प्लस m2a2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 करा, ठीक है। अब अगर मुझे पहले की एक्सेलरेशन निकालनी है, पहला बोले तो ये मास हमारा कौन सा 15 kg वाला, तो क्या था फार्मूला, फार्मूला था हमारा m1 माइनस m2, याद है ना, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। डायरेक्ट निकालने का ये फार्मूला था, इससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है। इनडायरेक्टली करना है तो वो mgma मान के करना पड़ेगा, ये नीचे फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, उससे सोल्व करोगे, इससे डायरेक्ट निकाल दोगे। कितना आएगा भी ये, करो सोल्व, वैल्यू रखो, 15 माइनस 5 10 हो गया, डिवाइडेड बाय 10 प्लस 15 प्लस 5 20, तो इसकी एक्सेलरेशन g/2 आ गई, ठीक है। अगर ये g/2 से नीचे मूव करेगा तो ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा -g/2 से। एक की निकालने, दूसरे केस में बस माइनस साइन लगा देना है। अब इस फार्मूले में रखो फटाफट और वैल्यू बताओ कितनी होगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है। करो पुट, g की वैल्यू 5 ले लेना चाहिए, ठीक है। g की वैल्यू 10 लेके एक्सेलरेशन की वैल्यू 5 रख देना। करो, हाँ कितनी आई हुई, 5/2। 5/2 प्लस का आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से वैल्यू निकालने, सेम इसमें करना है, सेम इसी तरह इसमें होगा। हाँ 12th क्वेश्चन पढ़ो। एक क्रिकेट बैट था, इज कट एट द लोकेशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास एज शोन, तो इसके केस में क्या आना चाहिए, हमें बताना है कि सेंटर ऑफ मास किस तरफ होगा इसका। अब नए केस में द टू पीसेज विल हैव सेम सेंटर ऑफ मास, नहीं हो सकता। दूसरा है बॉटम पीस हैव लार्ज मास, बॉटम का लार्ज मास होगा। हैंडल विल हैव लार्ज मास, या मास ऑफ द पीस इज डबल दैट ऑफ मास ऑफ द एटम के। तो इसके केस में हमें बताना है कि किस तरफ मास जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास ध्यान रखना बेटा, हमेशा हैवियर ऑब्जेक्ट की तरफ जाता है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास हमेशा किस तरफ जाएगा, लार्जर मास की तरफ जाएगा। तो द बॉटम पीस इज ऑफ विल हैव लार्जर मास, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास उसी तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना सेंटर ऑफ मास हमेशा लार्ज मास की तरफ शिफ्ट हो जाता है। चलो नेक्स्ट पढ़ो। दो स्फीयर थे बेटा हमारे पास, मास एक का m था, दूसरे का 5m था। रेडियस था एक का r, दूसरे का 2r। आर रिलीज इन फ्री स्पेस विद इनिशियल सेपरेशन बिटवीन देम कितना था, 12r था। एक यहाँ था, दूसरा यहाँ था, इनके बीच का जो सेंटर से सेंटर के बीच का डिस्टेंस है वो 12r था। इफ दे अट्रैक्ट इज ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्मॉलर बॉडी बिफोर कोलिजन कितना होगा वो हमें निकालना है, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारे पास जो छोटा मास है m,
और ये दूसरा मास 5m है, ये छोटा मास x डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो उसी हिसाब से सेंटर मास बदलेगा, तो छोटे का मास है m इंटू x वो मूव किया, बड़ा जो मास है वो 5m है, कितना डिस्टेंस वो मूव करेगा। अब अगर इसकी रेडियस r है, इसकी रेडियस 2r है, तो इनके सरफेस से सरफेस के बीच का डिस्टेंस कितना बचेगा, बोलो भाई। सरफेस से सरफेस का, वो तो रेडियस सेंटर से सेंटर का, सरफेस से सरफेस का कितना 9r। बचेगा, 9r बचेगा। तो मान लो बेटा कि ये 9r माइनस एक्स मूव किया है, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। करो जल्दी से सोल्व, ये हो जाएगा mx, ये हो जाएगा 45 mr और माइनस का 5mx। इधर ये इसको ऐड कर दो, तो 45 को 9 से 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा ना। तो 45 को 6 से डिवाइड करोगे, किस ऑप्शन में है, 7.5। 7.5 आर में ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सर हाँ जी, ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम डिपेंडेंट होता है? किस पे, मीडियम डिपेंडेंट कौन है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल, क्या मतलब जी की वैल्यू क्या, नो सर, फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स, क्या ग्रेविटेशन फोर्स नहीं यस करती सर। मीडियम के ऊपर डिपेंड, क्योंकि इसमें फोर्स का फॉर्मूला जी था, m1 m2 था डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर था, तो ग्रेविटेशन फोर्स नहीं करती। लेकिन जो F इज इक्वल टू एम जी है, वो जी जो अगर कहीं चेंज होगा ना, तो वहां वो ग्रेविटी चेंज कर जाएगी, फोर्स नहीं करती, ग्रेविटी चेंज कर सकती है, डिपेंडिंग ऑन जी की वैल्यू वहां कैसी है। तो वेट चेंज का सिनेरियो जो होता है वो होता है, फोर्स वेरी नहीं करेगा, क्योंकि फोर्स मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करती, फोर्स सिर्फ मास बदलने से या डिस्टेंस बदलने से बदलती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पढ़ो बेटा, 14th क्वेश्चन क्या है। इसमें एक यूनिफॉर्म स्फीयर था, एज शोन बिलो इन द स्फीयरिकल होल इज इन इट, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बताने हैं, ठीक है। अब जो ये स्फीयर रखा था ओरिजिनली, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, इसका हमें मास निकालना पड़ेगा, जो मास रिमूव है। तो मास कैसे निकलेगा, एक का मास हमने मान लिया वॉल्यूम के टर्म में है बेटा 4/3 पाई, और रेडियस था इसका r³ इंटू में इसकी डेंसिटी थी है। जो मास हमने रिमूव किया उसकी जो डेंसिटी आएगी वो आएगी 4/3, उसका रेडियस बेटा a³ है, इंटू में उसकी डेंसिटी ये आ गई। दोनों के मास आ गए, दोनों के सेंटर ऑफ मास की लोकेशन, पहले की लोकेशन जो है वो 0 है, दूसरे की लोकेशन जो है वो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का दे रखा है, कितना है b है। चलो सोल्व करो फटाफट, बताओ कितना आएगा। मान लो वही सेंटर ऑफ मास का लगना है, m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 के कॉमन आके कट जाएगा ये 4/3, और डेंसिटी आपस में कट जानी है, तो सिर्फ सीधा r और a³ को उठा लो जी, करो सोल्व। कितना है अभी, m1 तो 0 ही हो जाएगा, बचा m2, मतलब a³ ऊपर आएगा, तो a³ हमारे इसमें है, सब में ही है, इसमें नहीं है, इसको छोड़ दो फिर। उसके बाद नीचे मासेस का प्लस हो जाना है, तो r³ प्लस a³ आएगा, और b भी आएगा, तो a³ b किस में है, a³ b हमारा रिमूव्ड पोर्शन है, तो ये आएगा, ठीक है। तो इस ऑप्शन में हमारी ये कंडीशन सही बन रही है, बिल्कुल यही ऑप्शन है अपना, ठीक है ना, कर लोगे। चलो तो ये क्वेश्चन सर ट्राई करके देखना। हाँ जी, नीचे सम नहीं आएगा? नीचे सम होगा ना, सम होगा तो अच्छा ठीक है। तो क्या कर रखा है इसमें भी, हाँ सम आएगा, ऑप्शन गलत दे रखा है इसके केस, नहीं सम नहीं आएगा ना, रिमूव किया डिफरेंशियल सम अपन, नहीं होगी आएगा क्योंकि सर। रिमूव रिमूव किया है ना, ना। रिमूव किया, होल किया हमने, रिमूव किया तो माइनस ही होगी, ठीक है। तो नीचे तो माइनस ही आना है, क्योंकि यहाँ या माइनस का फार्मूला चेंज कर लो, ये यस सर। माइनस का लगा दो, माइनस का फार्मूला लगेगा इसमें, ठीक है। अब सेम इसी तरह से 16 क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन अपन ने किया था, बस इसका सेंटर ऑफ मास पता कर लेना, तो एक का तो 0 0 है ही, दूसरे का पता करो और वैल्यू रखो सारे, तो सेंटर ऑफ मास के न्यूमेरिकल इजी से हैं, ट्राई करना सारे। हाँ नेक्स्ट पढ़ो, 20th क्वेश्चन, ये कोलिजन के आगे, 20th क्वेश्चन पढ़ो जरा से, फिर करते हैं आगे। इसमें हमारे पास एक हैवी न्यूक्लियस था, रेस्ट ब्रेक डाउन इनटू 2 फ्रेगमेंट व्हिच फ्लाइज ऑफ विद वेलोसिटी इसके, ठीक है। रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द फ्रेगमेंट कितना होगा, तो रेशियो हमें बताना है कि रेशियो इसके केस में कितना आएगा। तो रेशियो निकालने के लिए सीधा सा खेल है बेटा कि m1 v1 है 8v पहले की,
दूसरे में m2 इंटू वेलोसिटी बेटा उसकी v होगी, ठीक है। तो m2 की वैल्यू अगर अपन निकालते हैं तो m2 अपना कितना आ जाएगा, 8m1 आ जाएगा। और अगर आपको रेशियो किसका निकालना बेटा, रेडियाई का, तो मास का अभी 2 मिनट पहले फॉर्मूला क्या था, उसमें वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब करके आता है। तो यानी m1/m2 इज इक्वल टू r1/r2, और इस पूरे का होगा क्यूब। अगर ये वैल्यू कितना आएगा अभी 8 का क्यूब रूट 2/1, ठीक है। तो ये आ जाएगा इस केस में। चलो, तो इस तरह के क्वेश्चन है, सारे करके देख लेना। हाँ जी, ये डिस्कनेक्ट नहीं हुआ, अरे यही तो चीज है अपने साथ। इसे अपने से लेकर हाँ 20 सेकंड पढ़ो। उसका है क्या? हाँ खुद का यूज कर रहे हैं, क्या करें। इसमें हमारे पास दो मासीज हैं, एक ये है दूसरा ये है। स्टैंडिंग ऑन 150 kg प्लैंक है, ये प्लैंक दे रखा है जिसके ऊपर खड़े हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोन, अगर बोथ इंटरचेंज कर ले अपनी पोजीशन को, देयर पोजीशन 10 सेंटीमीटर लॉन्ग के, अगर ये क्या कर ले, इस 10 सेंटीमीटर लॉन्ग के अंदर अपनी ये पोजीशन को एक्सचेंज कर ले, तो नया सेंटर ऑफ मास का होगा, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दो, सिंपल सी चीज है कि अगर हमने प्लैंक्स को शिफ्ट कर दिया एक्स से, at the position displacement of the plank both interchange है, तो लेट सपोज कि हमारा प्लैंक्स जो है वो शिफ्ट हुआ है। तो पहले केस में टोटल मास m+m, ठीक है। कौन सा है 20 सेकेंड, हाँ ठीक है। तो पहला है बटा 150 टोटल मास प्लैंक्स का जो दे रखा है, इनटू में जिस डिस्टेंस से वो शिफ्ट करेगा x होगा, शिफ्ट करेगा ना, प्लस 50 वाला जो ऑब्जेक्ट है वो इस साइड मूव करेगा, 10 + x हो जाएगा, क्योंकि इसको डिस्टेंस अब बदलना पड़ेगा। और जो पहले इनिशियली था वो 100 था, पहले का डिस्टेंस 10 - x हो जाए। तो कितना ये इधर इधर मूव करें जिससे ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग टेप पर अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करके सारी सिचुएशन को बैलेंस रखे। चलो x की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी। अरे लो 5 मिनट बाद क्लास दे रहा हूँ आपको। 5/3 कितनी आएगी बेटा, 5/3 आ जाएगी। अब इसमें आपके लिए एक चीज आसान दे रखी है, क्या कि 5/3 दे रखा है, लेकिन कई बार लेफ्ट और राइट भी दिया जाता है। तो इसमें ध्यान रखना बेटा कि अगर ये मास 100 kg वाला मोर है, अगर ये इधर की तरफ मूव करेगा तो सेंटर ऑफ मास इससे अपोजिट चलता है, इसका मतलब ये लेफ्ट में करेगा तो वो राइट में जाएगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी सिचुएशन ध्यान रखना, इससे भी कई बार आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हो। हाँ भाई 28 क्वेश्चन बोलो, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। दो आइडेंटिकल बॉल हैं जिनकी स्पीड दे रखी थी, ये आइडेंटिकल का मतलब मास सेम है, कोलाइड करते हैं इलास्टिकली। वेलोसिटी ऑफ बी एंड ए आफ्टर कोलिजन कितनी होगी। तो अभी 2 मिनट पहले पढ़ाया था, क्या 2 मिनट पहले तो नहीं, बहुत टाइम हो गया, कि कोलिजन के बाद वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है। अब एक्सचेंज होने पे एक चीज का ध्यान रखना कि साइन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5 जो था वो प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस था तो प्लस का हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा बेटा, थर्ड आएगा। तो एक्सचेंज में एक चीज ध्यान रखना कि साइन भी चेंज होता है, ठीक है ना। तो साइन चेंज भी ध्यान, -5, सॉरी उल्टा करना ना अपने को, ठीक है ठीक है। तो ये आएगा -3 और +5, ए आएगा क्या। तो वेलोसिटीज गेट इंटरचेंज होगी इस केस में, तो हाँ -3 और 5 आएगी, ठीक है ना। तो ये एक्सचेंज कर देना बस, और कुछ नहीं करना, साइन चेंज रहने देना। 29 पढ़ो भाई। इसमें बोला है कि हमारे पास बेटा एक 1 kg बॉल है, हाइट 25 सेंटीमीटर तक रिबाउंड करती है अप टू ए हाइट ऑफ 6 मीटर, ठीक है। हमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बताना है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो होता है, अगर हाइट की टर्म में आप करोगे तो इसको हम h1/s2 लिख सकते हैं। कैसे, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन असल में वेलोसिटी का होता है, ठीक है।
लेकिन वेलोसिटी को अगर आप हाइट से कनेक्ट करते हो तो आपके पास फॉर्मूला है v स्क्वायर का 2gh का, जो अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh होता है। ठीक है, तो अगर मैं हाइट के हिसाब से रेशियो बनाऊंगा तो e का ऑटोमेटिकली स्क्वायर हो जाएगा, या फिर इसको कहो तो अंडर रूट h1h2 आ जाएगा। तो कितना आएगा भाई अंडर रूट h1? पहली हाइट कितनी थी 16, दूसरी हाइट ये है तो h2 बाई h1 होगा, सॉरी ये h2 डिवाइडेड बाय h1, तो हाइट के टर्म में फॉर्मूला लिख सकते हो तो 5 4 बाय 5 हो जाएगा। 0.8 ठीक है, तो 0.8 0 पॉइंट कितना 8 8 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। चलो 30th क्वेश्चन पढ़ो। एक बॉल ड्रॉप की गई बेटा 10 मीटर हाइट से, 60% ऑफ एनर्जी लॉस्ट इन कोलिजन विद द अर्थ है, 60% एनर्जी उसकी गई। देन आफ्टर कोलिजन द बॉल विल रीबाउंड टू हाइट, कितनी हाइट तक वो रीबाउंड करेगी? तो इसके पास पहले थी एनर्जी बेटा 100, 60% लॉस होने के बाद इसके पास कितनी बची? 60% ही बची है। तो 60% एनर्जी के साथ ये कितना हाइट रिबाउंड करेगी? तो सीधा है mgh इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 100 इनटू में mg स्मॉल h आ जाएगा। तो ये कैंसिल हो गया। पूरी हाइट कितनी थी बेटा 10 मीटर थी, तो इसकी वैल्यू 10 रख दो। आपको छोटा h निकालना है, कितना आएगा भैया? सॉरी, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। ये हाइट आपके पास 10 है, ठीक है, ये है 0 से 0 0 से 0, तो ये 4 मीटर आ जाएगी। ठीक है ना, तो इस तरीके से जो एनर्जी लॉस हुई है वो आपको नहीं देखनी, जो बची है उसके हिसाब से निकालनी है। और इसमें क्वेश्चन, हाँ एक ये पढ़ो 37th, पहले ये 32 पढ़ो, ये करते हैं पहले। Identify the wrong statement. A body can have momentum without energy. A body can have energy without momentum. The momentum is conserved in elastic collision only. Kinetic energy is not conserved in elastic collision. Wrong statement निकालनी है। ठीक है, अब मोमेंटम इज कंजर्व्ड ओनली इन इलास्टिक कोलिजन, तो ये चीज तो गलत है, क्योंकि मोमेंटम तो चाहे कैसा ही कोलिजन हो हमेशा कंजर्व रहेगा। तो ये स्टेटमेंट इसमें रोंग स्टेटमेंट है, करेक्ट नहीं रोंग। आपको रोंग निकालने तो रोंग इसके केस में ही आएगी। ठीक है, चलो एक ये 31st क्वेश्चन और देख लो। कराने का तो मन सारे कर रहे हैं पर टाइम की कमी आज, तो नहीं आए तो कल समझ लेना। इसमें से 31st और पढ़ो। एक बॉडी है बेटा हेड ऑन कोलिजन कर रही है जिसकी स्पीड ये है, अपोजिट डायरेक्शन में द कोएफिशिएंट ऑफ रेक्टिफिकेशन ये है। आपको ईच बॉल की स्पीड बतानी है आफ्टर इम्पैक्ट कितनी आएगी। ठीक है, तो आपको मान लो फर्स्ट की स्पीड निकालनी है, 6 मीटर पर सेकंड है। मान लो पहले बेटा ये v1 की वैल्यू है 6 मीटर पर सेकंड है, u2 की वैल्यू जो है वो -6 है। ठीक है, आपको v1 की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या कर सकते हो? आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हो, और इस फार्मूले के हिसाब से पहला है बेटा m1 माइनस em2, ये लगा लो, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, यहाँ ये आ जाएगा 1 प्लस ई m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, क्योंकि आपको e दे रखा है। तो यहाँ पहले की स्पीड 6 है, दूसरे की -6 है, तो ये वैल्यू रख सकते हो। और मास कैसे रखोगे भाई? मास क्या दे रखे थे? मास इसके केस में इक्वल है, सेम मास ले लेना m और m, तो m और m लोगे तो बस ये वैल्यू के हिसाब से करना। ठीक है, इसमें सीधा खेल यही है। चलो 37th पढ़ो। 37th में क्या दे रखा है? In the diagram given below, the horizontal line represent the path of the ball coming from the left hitting to another ball which is initially attached. The other two lines represent the path of the two balls after the collision है। Which of the following diagram जो है वो impossible है इस सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, तो इसके केस में ध्यान रखना बेटा कि मोमेंटम कंजर्व रहना है। तो कौन सी सिचुएशन इसमें पॉसिबल नहीं हो सकती? तो पहले में ये इनिशियल मोमेंटम की अगर बात कर रहा है तो एक अगर मान लो अल्फा एंगल बना रहा है, तो हॉरिजॉन्टल के केस में m1 v1 इज इक्वल टू इसके कंपोनेंट जो बनेंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में बनेंगे। ठीक है, इसमें ये ठीक बन रहे हैं क्योंकि दोनों हॉरिजॉन्टल में आएंगे और ये वर्टिकल कैंसिल कर दें, ये सिचुएशन ठीक है। इसके केस में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बनेगा, तो ये सिचुएशन भी पॉसिबल सी थोड़ी नहीं लग रही, क्योंकि इसके केस में इनिशियल मोमेंटम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है ही नहीं। ये एंगल थीटा बनाओगे ना, तो इसके केस में भी ये बैलेंस हो रहे हैं, तो इसका मतलब कौन सी सिचुएशन ठीक नहीं है? ये दोनों भी बैलेंस कर जाएंगे, ये दोनों भी बैलेंस कर जाएंगे, ये बैलेंस नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये सिचुएशन हमारी रोंग है। कंपोनेंट बनाओ, कंपोनेंट बनाने से सारी कहानी समझ में आ जाएगी। ठीक है ना,
क्योंकि किसी भी डायरेक्शन में मोमेंटम जीरो नहीं होगा तो जीरो बैलेंस करके होगा, वो कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे आपको। तो ये सारे करके देखना। एक ये 39 और देख लो, ले जाते जाते कर ही देते हैं। मास इज बेटा 2 kg 5 kg मूविंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस विद वेलोसिटी इतना और इतना। M2 इज हेड और M1 है, एन आइडियल स्प्रिंग और स्प्रिंग कांस्टेंट ये है, इज अटैच्ड टू द ब्लॉक ऑफ साइड M2। मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग इन द सिस्टम कितनी होगी? ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास मास था बेटा 2 kg का, जिसकी स्पीड थी 10। दूसरा मास था 5 kg का, जिसकी स्पीड थी बेटा 3। ये कोलाइड हुए, कोलाइड होने के बाद ये टोटल मास कितना बढ़ गया? 7 हो गया। दोनों प्लस हो गए ना, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ अटैच होंगे कुछ टाइम पीरियड के लिए। तो इस सिस्टम की वेलोसिटी अपन निकाल सकते हैं। निकालना जरा, v की वैल्यू कितनी आएगी? ये होगी 20 + 15 35। 7 के टेबल में 35 का पता है? 5 पे ये आ गई स्पीड। तो 5 आई सिस्टम की। अब क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन और होगा। एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से हम कहते हैं हाफ m इंटू वी का स्क्वायर प्लस सेकेंड हाफ 5 इंटू स्पीड है उसकी कितनी? 3 इज इक्वल टू आएगी हाफ सारा सिस्टम में, ये सारे सिस्टम की स्पीड ही है प्लस हाफ k और x स्क्वायर है, ये x ही हमें निकालना है। ठीक है ना? तो इसमें दोनों एनर्जी कंजर्वेशन के लॉ हमने लगा दिए, जिससे हम सारी वेलोसिटीज की निकाल सकते हैं। कर लोगे? तो ये है बेटा सारे, इसके ट्राई करके देखोगे, फिर भी कोई दिक्कत आती है तो डाउट पूछ लेना, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। अब जो मैथ के बच्चे हैं वो इसी पे रहें, ठीक है? बायो के बच्चे लेफ्ट कर सकते हैं, बाकी बच्चे अभी मैथ पढ़ेंगे, बाकी वाले जाएं चाहिए।